महाराष्ट्र की चुनावी गर्मी के बीच हम पहुंच गए हैं अंधेरी वेस्ट की विधानसभा में, जहां के आमदार है अमित सातम और उनके जो समर्थक है वो हमारे साथ है। आप कार्यकर्ता ही हैं, सब उनके सपोर्टर ही हैं। जी मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ, झोपड़पट्टी मोर्चा का। ओके। और मैं इधर बाजू में ही रहता हूँ, जुनत नगर में। हाँ। तो और क्या लग रहा है, फिर क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसी तैयारी हो रही है उनकी और कैसा चल रहा है प्रोग्राम सब? तैयारी तो देखो कैसा है कि इस बार का जो है ये हैट्रिक चांस है। यानी यहाँ पे दोनों पार्टी खुश होने वाली है, जो जीतने वाला है वो भी हैट्रिक करने वाला है और हारने वाला भी हैट्रिक करने वाला है। यहाँ पे यही उम्मीदवार 2014 में थे लड़ने के लिए, 2019 में भी यही उम्मीदवार थे और 2024 में भी यही उम्मीदवार है। जब कोरोना काल था, जब पूरे दुनिया में संकट आया हुआ था, पूरी दुनिया के ना जो सोशल वर्क करने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, सब रास्ते पे उतरे थे लोगों को मदद करने के टाइम पे। तो ऐसे टाइम पे जो हारने की हैट्रिक करने वाला उम्मीदवार है ना, वो हारने की हैट्रिक करने वाला उम्मीदवार कोरोना का एक दिन भी किसी गली में, किसी बस्ती में या किसी बिल्डिंग में, खुद जिस बिल्डिंग में रहता है उस बिल्डिंग में भी नहीं दिखाई दिया। अशोक भाऊ की आप बात कर रहे हो? हाँ, अभी हर नाम ले सकते हो अब। नहीं, नाम नाम लेने में कोई मतलब नहीं है वैसा उनका कि क्योंकि क्यों नाम लेकर उनको हम प्रचार उनका करें। हमें प्रचार नहीं करना है उनका, क्योंकि कैसा है कि देखो अपना पूरा प्रचार का जब से स्टार्ट हुआ है, पहले तो वो अपने सीट के लिए पार्टी से हाथ जोड़ना, पैर जोड़ना, सब कुछ करके देखा। पार्टी को भी उन पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था कि ये जीत नहीं सकते। वो तो पार्टी में अचानक सचिन सावंत जी आए और उन्होंने हाथ ऊपर किया, तो उन्होंने लाथाड़े हुए, बोलते हैं ना, लात मारी हुई चीज़ को अशोक भाऊ के गले में बंधा हुआ है। और यहाँ पे जो उनके कार्यकर्ता है ना, वो कार्यकर्ता जब इनका नाम डिक्लेयर हुआ था उसी टाइम से नाराज चल रहे क्यों? कि अगर ये एक सीट नहीं ला सकते तो वोट कहाँ से लेकर आएंगे। जिस आदमी की अपने पार्टी के अंदर ही कुछ चलती नहीं है, तो वो अपना लोगों में उस पार्टी के प्रति क्या बात करेगा। उनका प्रचार में आप देखोगे ना, जो भी वो प्रचार कर रहे हैं तो वो सिर्फ इतना ही प्रचार कर रहे हैं कि 1000 घरों की बस्ती होती है, 1000 घरों की बस्ती के अंदर ना 100% तो कोई एमएलए पे खुश नहीं होगा। किसी एक व्यक्ति को, नाराज़ व्यक्ति को पकड़ के उनका वीडियो बनाने का, वही वायरल करने का, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। लेकिन 10 साल आमदार, 20 साल नहीं सॉरी 15 साल आमदार और 20 साल नगर सेवक रह चुके अशोक भाऊ यादव ने अपने कार्यकाल में मैंने ये काम किया और भविष्य में और काम करूंगा, इस बारे में तो कहीं पर भी कुछ बोल नहीं रहा है वो। यानी उसने जब 35 साल का अपना राजनीतिक करियर है, जो लोक प्रतिनिधि के तौर पे वो जब बैठा हुआ था कुर्सी के ऊपर, तो मैंने उस टाइम पे क्या क्या काम किया है ये बताने के बजाय वो ना दूसरे की गलतियाँ बताने में जुटा पड़ा है। और अमित साटम जी किसी भी विरोधक को ये नहीं बोल रहे कि उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। अमित साटम जी यही बोल रहे हैं कि मैंने क्या क्या किया है, और वो लोगों को आंखों से दिख रहा है। लेकिन अभी तो हम पीछे गए थे, कुछ मोहल्ले के लोग मिले थे, वो तो कह रहे हैं कि अमित साधन कभी गली की तरफ आए नहीं। उन्होंने जो बिल्डिंगों में रहते हैं, जो पैसे वाले लोग रहते हैं, उनका ही खाली सपोर्ट किया है, हमारी तरफ उन्होंने देखा भी नहीं है। जी, अभी मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, उनका ना रिकॉर्ड निकालो। उनका रिकॉर्ड, उनके बारे में जो सही जानकारी है, अशोक भाऊ यादव के साथ में जो भी ये माइक पे बात करने के लिए लोग आ रहे हैं ना, इनका अगर रिकॉर्ड निकालोगे ना तो ये कहीं ना कहीं दलाल मिलेंगे आपको। कहीं ना कहीं इनका अमित साटम जी की वजह से नुकसान हुआ है। कोई कब्जे कब्जे करके बैठा होगा तो उनका किसी ने कुछ तोड़ा होगा। ये ऐसे ही लोग हैं जो अमित साटम के खिलाफ ना सुपारी लेकर उतरे हुए। ये लोगों के हित के लिए नहीं उतरे। अगर ये बोलते गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है, तो ये बाजू में एक खेल का मैदान बनाया हुआ है। ये गरीबों आ जाइए। ये खेल का मैदान जो बना है पीछे की तरफ, ये गरीबों के लिए ही बना है। वो वहाँ तो पे कहते हैं आने ही नहीं देते गरीबों को अंदर। नहीं, वो बोलने से कुछ नहीं होता है ना। आप अभी खुद चले जाओ वहाँ पे बैट और बॉल लेकर, अगर आपको मना करते तो आप देख लीजिए, या आपके सामने किसी बच्चों को लेकर जाके, लेकिन टाइम होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर वो लोग छोड़ते हैं। बीएमसी का रूल, बीएमसी के हिसाब से चलेगा ना, गार्डन के अंदर कौन से टाइम पे किसको छोड़ना है। और बच्चे लोग खेलते रहते हैं, अभी भी जाकर आप देखोगे तो आप वो खेलते हुए आपको मिलेंगे वहाँ पे। उसके बाद में उधर सामने ही आप जाके देखोगे तो अपला दवाखाना, जहाँ पे गरीब गरीब बस्ती के लोगों का ही इलाज हो रहा है, वो भी फ्री में, 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है उनसे, फ्री में इलाज हो रहा है वहाँ पे। उसके बाजू में जाओगे तो उधर एक सभा मंडप बनाया है। उस सभा मंडप के अंदर बस्ती के लोगों के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, गणपति बैठ रहे हैं, मुहर्रम का त्यौहार हो रहा है, ईद का त्यौहार हो रहा है, सब यानी सब धार्मिक त्यौहार है वहाँ पे हो रहे हैं। कहाँ पर फिर बात रुक रही है, कहाँ नाराजगी फिर सामने आ रही है? सर नाराज है, कुछ लोग अमित साटम जी से नाराज है, लेकिन वो नाराज होने वाले लोग कौन है? एक तो दलाल है, एक तो कंप्लेंटर है,
एक तो झोलझाल करने वाले लोग हैं जिनका झोलझाल बंद कर दिया है। नल नल की लाइन में बोलते हैं ना झोलझाल करना, कि इधर से इल्लीगल नल ठोक के दो, उधर से इल्लीगल नल ठोक के 5,000 10,000 रुपये कमाओ। ये सब काम करने वाले लोग नाराज़ रहेंगे तो ये आप जैसे न्यूज़ चैनल वालों के सामने आके बोलेंगे, लेकिन लोग नहीं बोल रहे। कल ही यहाँ पे अमित साटम जी की रैली हुई, लोगों ने उनको स्वागत किया, बड़े जोरों शोरों से उनका स्वागत किया, घर घर पे आरती उतारी गई उनके लिए। तो ये लोगों ने ना, लोग काम देख रहे हैं उनका, उनको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो ये नहीं बोल रहे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। उन्होंने बोला मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। जो भी काम है वो ठोक ठाक के बोल रहे। बाजू में एसआरए का प्रकल्प है, एसआरए के प्रकल्प में जो बिल्डर है वो बिल्डर को भगा दिया है उधर से उनको, तो बिल्डर के लोग तो नाराज़ होंगे। वहाँ पे नया एनेक्शर लेकर आया है, तो जूने एनेक्शर के अंदर जो फॉल्टी रूम्स थे जिनका घर नहीं था लेकिन नाम था, वो लोग तो नाराज़ हो गए। तो ऐसे सारे नाराज़ जो है लोग, वो काम से नाराज़ नहीं है, उनका जो झोल झाल के धंधे वो बंद होने के वजह से वो नाराज़ है। चाचा आप क्या कहोगे, यहाँ पर तो अलग ही माहौल बनाया जा रहा था कि अमित साटम जो है वो हिंदू नेता है। देखिए, अगर वो हिंदू नेता होते हाँ। तो मेरे जैसा आदमी, आप देख रहे हैं मेरे चेहरे पे एक दाढ़ी है, कुर्ता पजामा मैंने पहना है। उन्होंने मुझे, जब इस बस्ती का यहाँ पे 21 साल हो गया लोगों के घर टूट के, 2003 में यहाँ पे एक बिल्डर आया था ईमेल अशोक इंटरप्राइजेस नाम का, उसके 3 पार्टनर थे जिन्होंने यहाँ पे बगैर एलवाई के घर तोड़ दिया, बगैर एलवाई के ट्रांजिस्केम बना दिया। और हमारी उम्र के हिसाब से हमको इतना एसआरई की जानकारी भी नहीं थी, हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं एलवाई क्या होती है। तो यहाँ 21 साल हो गया घर तोड़ के, पता चला कि सिटी स्पेस नाम की एक संस्था है बम्बई के अंदर, जिन्होंने हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन डाला है 2002 में, और 2003 में हमारे घर तोड़ दिया बिल्डर ने बगैर एलवाई के। ये अशोक जी के टाइम की बात है। अशोक, हाँ, अशोक ये अशोक इंटरप्राइजेस बिल्डर का नाम है ये। ओके। ये अशोक ईमेल अशोक इंटरप्राइजेस एक बिल्डर था यहाँ पे, जिसने हाई कोर्ट का उल्लंघन किया, वो तो अभी कांग्रेस की और सरकार थी। हाई कोर्ट का उन्होंने मैं कह रहा हूँ उस समय कांग्रेस की सरकार थी ना। जी तो उस टाइम पे उन्होंने हमारे घर तोड़ दिया। तो हमको इंसाफ दिलाने का काम जो है ना, वो आमदार हमीद साटम साहब ने किया। उन्होंने हमारे लिए विधानसभा में 2 बार आवाज़ उठाया, और यहाँ का जो एनेक्शर जो था वो फर्जी तरीके से बना हुआ था, उसको उन्होंने कैंसिल कराया। और उन्होंने एक नया, अभी 2022 में जो बायोमेट्रिक सर्वे हुआ है, उसी एनेक्शर को उन्होंने लागू करवाया है। और ये जो सर्वे हुआ, ये डोर टू डोर सर्वे हुआ है। स्लम के अंदर अक्सर क्या होता है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, वो यहाँ का जो नागरिक होता है उसका अधिकार होता है, सरकार सभी के पास, सभी को देती है। तो यहाँ जो सर्वे जो हुआ है, वो डोर टू डोर जो सर्वे महाराष्ट्र शासन ने जो सर्वे जो किया है देवेंद्र फडणवीस साहब के कहने पे, और हमारे आमदार अमित साटम साहब ने उसके लिए जो ना फाइट किया, तो वो जो सर्वे हुआ है लाइट बिल और आधार कार्ड के बेस पे हुआ है। और उन्होंने, देखो उनका काम तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है, प्लेग्राउंड है, बाजू में अस्पताल है, और एक कम्युनिटी हॉल बना हुआ है, जिसके अंदर अभी हमने सबसे पहले मुहर्रम आया था, मुहर्रम की तकरीर वहाँ पे 10 दिन हमने किया है। अभी भी कल भी एक की शादी थी वहाँ पे। तो सभी कम्युनिटी के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और हर बस्ती में थोड़े बहुत लोग तो रहते ही है। घर में भी हम कोई प्रोग्राम करते तो कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा घर हमारा साथ देवे, उसमें भी खिलाफत रहती है। तो हमारे जो आमदार है अमित साटम साहब, मैं कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता पहले था, मैं अभी किसी पार्टी का मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, सिर्फ उनके काम की वजह से मैं उनके साथ में हूँ। क्या लग रहा है फिर लोकसभा में, थोड़ा आगे आ जाइए, लाइट की दिक्कत होगी। लोकसभा में जो प्लान था उस तरह से एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, और उस तरह से नंबर भी नहीं आए। क्या उसका इम्पैक्ट इस बार भी दिखेगा, वैसा ही कुछ नज़ारा होगा? लोकसभा में हम लोग गाफिल थे कि विरोधक जो फेक नैरेटिव चला रहे थे, जैसे मुस्लिम समाज के अंदर एक अलग नैरेटिव था, वो तो आज भी चल रहा है ना। आज भी चल रहा है, लेकिन कैसा है कि मुस्लिम समाज ना समझ गया कि इनको सिर्फ ना नैरेटिव चलाना है। अभी आप देख ही रहे, हमारे साथ में अनवर भाई भी खड़े, जो गली में चले जाओगे आप तो वहाँ पे देखोगे, वहाँ पे एक पूरी बिल्डिंग थी जिसको कब्जा करके रखा था इसी अशोक भाऊ यादव के कार्यकर्ताओं ने। यानी बिल्डर ने एसआरए की बिल्डिंग बनाई झोपड़ी धारकों के लिए, उसमें अशोक भाऊ यादव के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भाड़ोतरी, हैवी डिपॉजिट पे रूम चढ़ा के पैसा कमाया था, उसमें से हर महीना पैसा कमाते थे। और अशोक भाऊ यादव ना, जो भाड़े से रहते थे ना लोग, और जो अपने कार्यकर्ता पैसे कमा रहे थे, उनके लिए एसआरए में जाते थे। और अमित साटम जी, जिनका हक का घर है, जिनका एनेक्शन में नाम था, जिनका घर टूटा हुआ था, वैसे लोगों के लिए वो खुद एसआरए के अंदर जाते। तो वहाँ पे भी 100% मुस्लिम थे। तो कैसा है कि लोगों ने ना इस बार ये सोचा है कि हमको फेक नैरेटिव के अंदर नहीं चलना है।
फेक नैरेटिव से हमको बचना है और मतदान उसी को करना है जिसने काम किया है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अशोक भाऊ यादव के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि मैंने 35 साल जो लोक प्रतिनिधि के तौर पे काम किया, वो लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं, और कांग्रेस के खुद कार्यकर्ता नाराज़ है। उनका क्या कहना है कि यहाँ पे दो ऐसे नेता है कि जो एक तो बोलते हैं हमें टिकट दो, नहीं तो हमारे बच्चों को टिकट दो, और फिर बाद में क्या होता है कि बाकी के जो कार्यकर्ता है उनका क्या, तो कांग्रेस के अंदर भी नाराज़गी चल रही है। उनके साथ में सहयोगी दल जो शिवसेना ठाकरे गट के जो नेता है यहाँ के, संजय कदम नाम है उनका, वो झोपड़पट्टी के अंदर तो उनका नाम खराब है। उन्होंने तो एक मराठी बस्ती यानी शिवसेना ठाकरे गट और मराठी मानुस, ये ऐसा एक बोलते हैं ना कैलकुलेशन होता है हमेशा। तो मराठी बस्ती के अंदर 600-700 लोगों के घर तोड़ दिए पिछले 8-9 साल से, उनको भाड़ा नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पे पैसा कमा के बैठे हुए हैं। तो इसके लिए प्रचार के लिए भी वो अपना जहाँ पे ये काम किया है ना, वहाँ पे नहीं जाते वो खुद जाते हैं अम्बोली वगैरह में, जहाँ पे उनको लोग ज़्यादा पहचानते नहीं, लोगों को जो पता नहीं है, ऐसे जगह पे वो खुद जाते हैं। वो अपने बस्ती के अंदर प्रचार भी नहीं कर पाते जहाँ पे उन्होंने सब गड़बड़ी की हुई है। साथ ही ऐसा तो नहीं है कि जो पिछली बार लोकसभा में हुआ उसकी वजह से जो यूपी और नॉर्थ में जो नारा चल रहा था, बटेंगे तो कटेंगे, वो वाला नारा अब महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया बीजेपी की तरफ से। जी नहीं, ये महाराष्ट्र में नहीं चला। क्या होता है, ये कई प्रांतवाद जगह लगे थे बैनर इसे लेकर और एक सोशल मीडिया पे चल भी रहा है इसका। अभी कैसा होता है, पार्टी ना बहुत बड़ी होती है, पार्टी के अंदर सबकी मानसिकता सेम नहीं होती है। मैं अगर महाराष्ट्र में हूँ तो मैं महाराष्ट्र की राजनीति को मैं देखूंगा, क्योंकि मैं यहाँ का मुसलमान जो इधर रहता है, जो यूपी से आया हो, कर्नाटक से आया हो, कहीं से भी आया हो, वो यहाँ पे रहता है तो खुद को महाराष्ट्र नहीं बोलता है कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ। तो महाराष्ट्र की राजनीति यूपी की राजनीति से बहुत अलग है। यहाँ पे ना योगी जी का नारा नहीं चल रहा है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, वो चल रहा है, हम एक है तो सेफ है। पिछली बार फ्लॉप हो गया था ये मोदी जी का नारा, नहीं ठीक है, वो तो इसी कैसा वजह होता से है, इसी बार आ नहीं रहे हैं महाराष्ट्र वो। नहीं आ रहे हैं अभी, मेरे ख्याल से 6 तारीख से उनका पिछली बार 8-10 रैलियां की थी उन्होंने, कैंपेन किया था। इस बार भी 14 रैलियाँ उनकी होने वाली है महाराष्ट्र के अंदर। और इस बार का वो फेक नैरेटिव जो है, फेक नैरेटिव को हम लोग ने ना बराबर से जवाब नहीं दे पाए थे उस टाइम पे लोकशाही में, इसके लोकसभा में, तभी हमको उसका फटका बहुत ज़ोरदार बैठा। अभी वैसा नहीं होने वाला है। अभी हमने वो फेक नैरेटिव को लोगों में, कैसा मराठा आंदोलन हो, संविधान के बारे में हो, संविधान के बारे में जो बंदा राहुल गांधी बात करता था, वो अमेरिका में जाके क्या बोला था कि हम सब यानी संविधान के माध्यम से जो हमें आरक्षण मिला है वो बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे उन्होंने लोकसभा के टाइम पे क्या बोला था कि हम लोग आरक्षण, ये बीजेपी वाले आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। तो उनका झूठ जो है ना, वो झूठ पकड़ा गया है। तो झूठ पकड़ा गया है, तो अभी उनके ये फेक नैरेटिव महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे। और हम एक ही नारा देंगे, हम एक है तो सब सेफ है। हमको एकता बना के रखनी हो, सबके सभी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी कम्युनिटी के लोग एक होना चाहिए। क्योंकि हमको ना आपस में नहीं लड़ना है। हमारे बाजू में ना दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है जो चाइना है, पाकिस्तान बाजू में है, हमको लड़ना उनसे। इसके लिए भारत के लिए एक नारा मोदी जी ने दिया है, हम एक है तो हम सेफ है। अरे लेकिन महाराष्ट्र में तो अलग ही गेम चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। खैर महाराष्ट्र में तो अपने ही अंदर, जैसे मराठी वोट को लेकर आज पॉलिटिक्स चल रही है। मराठी वोट को लेकर एकनाथ शिंदे जी परेशान है, देवेंद्र जी परेशान है, उद्धव जी परेशान है, राज जी परेशान है। पूरा गेम ही जो चल रहा है मराठी वोट को लेकर चल रहा है, मराठी भाषा को लेकर चल रहा है, मराठी मानुष को लेकर चल रहा है। उसका क्या इम्पैक्ट नज़र आ रहा है आपको स्टेट वाइज अगर बात की जाए तो? नहीं, अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ना अपने जितने भी राज्य बने हैं ना, वो भाषा के ऊपर ही बने। तो ये महाराष्ट्र मराठी भाषी के लोग ज़्यादा है, इसीलिए महाराष्ट्र लेकिन बना है। मराठी लोग किधर जा रहे हैं? तो मराठी लोग बीजेपी के साथ में है, शिंदे जी के साथ में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके उद्धव ठाकरे गट या शरद पवार गट के साथ में नहीं है, वो हमारे साथ में भी है। क्योंकि यहाँ का मैं अंधेरी वेस्ट का आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ, 67,000 मराठी वोट है। उसमें से वो मराठी वोट में से 30-35 हज़ार वोट वोटिंग होता है। वो 35 हज़ार में 20 से 22 हज़ार तो बीजेपी को गिरता है वोट। ये हमारे जो हम लोग पर्सनल कैलकुलेशन करते हैं उस कैलकुलेशन के अंदर का है। अभी इस टाइम आप अगर देखोगे, पिछले 2 विधानसभा से भी ज़्यादा मुस्लिम वोट हमें मिलेंगे। क्यों मिलेंगे मालूम है क्या? उनका कहना यह है कि हमको पार्टी नहीं देखना है, हमको काम करने वाला आदमी देखना है।
तो बीजेपी वही देखती है कि किसी को भी उम्मीदवारी देने से पहले ना वो काम करता है या नहीं करता है। तो एक तरफ यहाँ पे उम्मीदवार है जिसको ना पहले लिस्ट में ही बीजेपी ने डिक्लेयर करवा दिया कि ये हमारा उम्मीदवार है, और दूसरी तरफ दूसरा कांग्रेस का नेता है जिसको लास्ट मोमेंट तक का डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, ऑप्शन ढूंढ रहे थे वो लोग कि कोई दूसरा अच्छा कैंडिडेट मिल जाए। तो अच्छा नहीं मिला तो चलो इसी को चला लो, इस हिसाब से इनको टिकट मिल गया। तो क्या होगा फिर अगर महायुति की सरकार बनती है या जो भी होता है, कौन दिख रहा है आपको सीएम? देखिए ये तो वरिष्ठों का काम है सीएम किसको बनाना है। मैं बीजेपी वाला है तो मुझे लगेगा देवेंद्र फडणवीस जी है, ये शिवसेना के तो इनको लगेगा एकनाथ शिंदे जी मतलब बने। कहीं ना कहीं है लोगों के मन में कि उनका फेवरेट है कोई ना कोई। फेवरेट तो कैसा होता है ना, हर पार्टी वाला यही सोचेगा कि अपना। शरद पवार को भी लग रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये मेरी बेटी बनेगी। उद्धव ठाकरे जी को भी लग रहा है कि मैं बनूं नहीं तो मेरा बेटा बने। तो हर एक को पार्टी, एक बोलते ना, एक आदमी को ये इच्छा होती है कि मेरा नेता हो। लेकिन हम लोग किसी भी नेता के लिए, अगर एकनाथ शिंदे जी भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें वो कबूल है, अगर देवेंद्र फडणवीस जी बनते हैं तो कबूल है, राष्ट्रवादी के अजित पवार भी बनते हैं तो हमें कबूल है, हम लोग को मान्य है। ऐसा नहीं कि उनका नहीं बनना चाहिए, सिर्फ हमारा ही बनना चाहिए, ये हमारे मन में कभी आएगा भी नहीं भविष्य में भी। अच्छा, बात ये भी चल रही है गॉसिप महाराष्ट्र में कि हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है कि देवेंद्र फडणवीस अगर राज ठाकरे के नंबर्स अच्छे आए उनके साथ भी जा सकते हैं। सर उनके साथ नहीं जा सकते, राज ठाकरे जी हमारे साथ में आएंगे, ऐसा उन्होंने राज ठाकरे जी ने बोला है। तो कोई अगर राजनीति के अंदर अगर अपने साथ आते हैं तो हम रोक नहीं सकते उनको, तो वो उन्होंने साथ छोड़ खुद देंगे बोला है। फिर एकनाथ शिंदे और नहीं अजित पवार का। सुनिए कैसा है कि महायुति है, महायुति के अंदर एक घटक पक्ष और ऐड हो जाएगा, अलग नहीं होने वाले। राज ठाकरे जी आए इसके लिए, अजित पवार जी आए, एकनाथ शिंदे जी को बाजू में पार्टी नहीं करने वाले। तीन पार्टियां हैं तो चौथी उनकी पार्टी आ जाएगी, उसमें वेलकम है। उन्होंने लोकसभा में वैसे भी साथ तो दिया था मायुति का, फिर वो अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे जी हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो, तीनों को समर्थन दिया था लोकसभा के टाइम पे। इस टाइम पे उनकी भी पार्टी, उनको भी लड़ना है, उनको भी जीतना है। तो उनको भी तो उनकी सीट जीत के आने के बाद में समर्थन किसी ना किसी को तो देगा। तो उन्होंने पहले ही दिन बता दिया है कि हम मायावती का यानी बीजेपी को हम समर्थन देगो। तो इसका मतलब है उन्होंने भी ये सोच के रखा है कि महाविकास आघाड़ी के साथ हमें जाना नहीं है। कुछ कहना चाहोगे आप लोग? कोई मुद्दे हैं आप लोग के जहन में जो आप कहना चाहोगे, लोगों के बीच रखना चाहोगे? मुद्दे तो हमारे उत्तर भारतीयों के लिए बहुत अच्छा फडणवीस जी किया, हमारे अमित भाई ने बहुत अच्छा काम किया है। जो पे लोग जाते थे अगर छठ पूजा करने के लिए, कल ही था छठ पूजा और छठ बहुत पूजा, क्राउड था। तो उनके लिए बहुत तकलीफ होती थी। अभी आना ऐसा समय आ गया कि कोई तकलीफ नहीं, आप बेहिचक जाइए, जहाँ चाहिए वहाँ पार्किंग कर दो, जहाँ चाहिए आप गाड़ी लगाओ और जाके अच्छे से सुविधा, इतना मतलब अच्छा सुविधा दिया उन्होंने जगह जगह लोगों के लिए कि बहुत अच्छा काम किया है। हमारे अमित भाई ने इतना अच्छा, एमएलए साहब है ना, बहुत बेस्ट करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत बढ़िया किए उत्तर भारतीयों के लिए। आज छठ पूजा इतना बड़ा प्रोग्राम होता है ना, लोग देख के बोलते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कुछ किया है। इतना बढ़िया प्रोग्राम होता है, सब लोग देखते हैं एक दूसरे को कि यार कैसा है ये प्रोग्राम हो रहा है। कुछ लोग जलते हैं कि ये लोग प्रोग्राम ऐसा कैसे करते हो, विपक्ष वाले का यही है कि इनको भड़काओ, कुछ भी मुद्दा लेके करो। लेकिन हमारे उत्तर भारतीय एक हैं, बीजेपी के साथ हैं, हमारे अमित भाई के साथ हैं, फडणवीस जी के साथ हैं, हमारे मोदी जी के साथ में, सबका साथ सबका विकास बोले हैं, वही चीज़ हमारा चल रहा है।